शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस समय देश की राजधानी दिल्ली कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रही है। दिल्ली के साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना की दूसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। विगत 2 दिनों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में चिंताजनक ढंग से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जनता को सतर्क व सजग रहने का आह्वान किया है। साथ ही कहा है कि अगर महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर आती है तो ये सभी के लिए काफ़ी महंगा और भारी पड़ेगा। ऐसे में राज्य सरकार अपनी ओर से तो तमाम आवश्यक कदम उठा रही है, लेकिन राज्य के सभी लोगों को भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना को लेकर तेजी से बदल रहे हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दोबारा फैल रहा है, उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि राज्य में सभी लोग मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ही दिल्ली सहित केरल में कोरोना को लेकर हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों को पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए। विगत कुछ दिनों से राज्य के शालेय शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सोमवार 23 नवंबर से शालाओं और कनिष्ठ महाविद्यालयों को खोलते हुए 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू करने की बात कही जा रही थी, जिसके लिए शालेय शिक्षा विभाग द्वारा सभी संबंधितों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए आवश्यक नियोजन व तैयारियां करने के लिए कहा जा रहा था। वहीं अब राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि राज्य में शालाओं व कनिष्ठ महाविद्यालयों को खोलने एवं ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने के संदर्भ में स्थानीय प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। यानी अब जिलाधीश, महानगर पालिका, जिला परिषद, नगर पालिका व नगर पंचायत सहित ग्राम पंचायत स्तर पर यह निर्णय लिया जाएगा कि उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत आने वाले स्कूलों व कॉलेजों को कब से शुरू किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका द्वारा मुंबई में आगामी 31 दिसंबर तक स्कूलों व कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में मुंबई मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दीपावली पर्व के बाद कोरोना की दूसरी लहर आने की पूरी संभावना है। ऐसे में मुंबई मनपा परिसर में आगामी 23 अक्टूबर से किसी भी शाला को नहीं खोला जाएगा और 31 दिसंबर तक सभी शालाओं व कक्षाओं को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। अमरावती जिले में शुक्रवार 20 नवंबर को कोरोना के 43 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 17,113 पर जा पहुंची। शुक्रवार को RT-PCR टेस्ट में 28 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शुक्रवार को जहां एक ओर कोरोना के 43 नए संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं दूसरी ओर 46 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। जिले में कुल 16,359 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय 179 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा मनपा क्षेत्र में 57 व ग्रामीण क्षेत्र में 146 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण की वजह से जिले में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। हालांकि अब तक कुल 372 लोग इस संक्रमण की वजह से दम तोड़ चुके हैं। अमरावती संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक विधायक पद हेतु चुनाव लड़ रही शिक्षण संघर्ष संगठन की अध्यक्षा व प्रत्याशी संगीता शिंदे ने शुक्रवार को संभागीय राजस्व आयुक्तालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस समय समूचे महाराष्ट्र राज्य में महामारी प्रतिबंधात्मक अधिनियम, आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम तथा फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू है, जिसकी वजह से किसी भी तरह की राजनीतिक या प्रचार सभा को आयोजित करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद गत रोज संभाग में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे श्रीकांत देशपांडे के प्रचारार्थ अमरावती में प्रचार सभा आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत, जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर एवं शालेय शिक्षा मंत्री बच्चू कडू सहित सैकड़ों लोग उपस्थित हुए थे। यह सीधे सीधे उपरोक्त अधिनियमों के साथ साथ आदर्श चुनावी आचार संहिता का भी उल्लंघन है। ऐसे में प्रत्याशी श्रीकांत देशपांडे सहित उनकी प्रचार सभा में उपस्थित सभी लोगों के खिलाफ कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने के संदर्भ में अपराध दर्ज किया जाए। अपनी इस मांग को लेकर संगीता शिंदे ने संभागीय राजस्व आयुक्तालय में ठिया आंदोलन शुरू करते हुए कहा कि जब तक अमरावती में प्रचार सभा आयोजित करने वाले प्रत्याशी व प्रचार सभा में उपस्थित नेताओं के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं होता, तब तक वे यहाँ से नहीं जाएंगी। संभागीय आयुक्तालय में संगीता शिंदे द्वारा अकस्मात सुरू किए गए आंदोलन की वजह से यहाँ काफी देर तक हडकंप मचा रहा। मी जेव्हा थाळीनाद आंदोलन केलं होतं, फार कमी लोक घेऊन गेली होती, कारण कोरोनाचा काळ आहे म्हणून। पण तरीही पालकमंत्र्याच्या घरासमोर जेव्हा गेली तर पालकमंत्र्यांनी माझ्यावर 144 असे गुन्हे दाखल केले आणि म्हणून हा अन्याय माझ्यावर होत आहे। मी एक उमेदवार आहे शिक्षक मतदारसंघाची। धारनी शहर के बीचों बीच स्थित बस स्थानक परिसर के पास स्थित व्यापारिक क्षेत्र में शुक्रवार तड़के 4 बजे अचानक आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते करीब 15 से 20 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक होंगी, जिसमें 4 कपड़ों की दुकानों सहित कृषि सेवा केंद्र, चप्पल की दुकान और एक होटल का समावेश था। आग लगने की वजह फिलहाल ज्ञात नहीं हो पाई है। वहीं अग्निकांड की जानकारी मिलते ही धारनी नगर पंचायत के दमकल दस्ते ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और कुछ ही समय के भीतर
इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक इस अग्निकांड में लाखों रुपयों का माल जलकर खाक हो गया था। बता दें कि दीपावली पर्व के बाद 8 दिन पश्चात धारणी शहर में घुंघरू बाजार सजता है, जिसमें समूचे मेलघाट परिसर से आदिवासी समाज बांधव बड़ी संख्या में आते हैं और इस एक दिन के दौरान घुंघरू बाजार में लाखों रुपयों का व्यवसाय होता है। इस बात के मद्देनज़र यहाँ पर बस स्टैंड परिसर में कई व्यवसायियों ने अपनी दुकानें लगाते हुए घुंघरू बाजार के लिए तैयारी कर जमकर माल भरा हुआ था, लेकिन घुंघरू बाजार वाले दिन ही शुक्रवार तड़के 4 बजे यहाँ के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र में आग लग गई और करीब 15 से 20 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। स्थानीय महानगर पालिका की आम सभा शुक्रवार 20 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन ऐन समय पर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु जारी चुनावी आचार संहिता को देखते हुए इस आम सभा को टाल दिया गया। मनपा प्रशासन द्वारा इस आम सभा के लिहाज से तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया था, लेकिन ऐन समय पर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन निर्णय अधिकारी व संभागीय राजस्व आयुक्त, सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी व जिलाधीश द्वारा आचार संहिता के नियमों का हवाला देते हुए मनपा प्रशासन को इस माह की आम सभा मुलतवी करने का निर्देश दिया गया। ऐसे में मनपा प्रशासन की ओर से ऐन समय पर सभी संबंधितों को ये आम सभा स्थगित करने के संदर्भ में सूचित किया गया। मनपा की आम सभा अब अगले माह 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की अमरावती विभागीय शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक 1 डिसेंबरला आहे आणि त्या निवडणुकीची आचारसंहिताची अंमलबजावणी सुरू असल्यामुळे महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा स्थगित करण्यात आलेली आहे। रेग्युलरपणे जे आमसभा असतात ते आता पुढच्या महिन्यामध्ये इस बार आर्थिक वर्ष शुरू होते ही देश तथा राज्य सहित अमरावती जिले पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराना शुरू हो गया था एवं आर्थिक वर्ष की शुरुआत लॉकडाउन के साथ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं पर होने वाले भारी भरकम खर्च को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद के सभी विभागों की निधि में कटौती कर दी। इन विभागों का पैसा स्वास्थ्य महकमे को उपलब्ध कराया गया, जिसका सीधा परिणाम जिले के विकास कामों पर पड़ता दिखाई दे रहा है और लोक निर्माण, समाज कल्याण, कृषि, जल संवर्धन व जलापूर्ति जैसे विभिन्न विभागों के काम पर्याप्त निधि नहीं होने की वजह से अटके पड़े हैं। इसकी वजह से जिले में इस समय विकास कामों की गति काफी सुस्त हो गई है। इन सभी विभागों का पैसा कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं को करने के लिए स्वास्थ्य महकमे की ओर वर्ग किया गया। पीने के पानी को आरओ फिल्टर करने के साथ ही ठंडा करते हुए उसे कैन व जार में भरकर बेचने का व्यवसाय विगत कुछ समय से अमरावती शहर से जिले में जमकर फल फूल रहा था, लेकिन इस पानी को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सभी स्थानीय निकायों को ऐसे व्यवसाय तुरंत प्रभाव से बंद कराने के निर्देश दिए थे, जिसके मद्देनजर अमरावती मनपा द्वारा त्वरित कदम उठाते हुए अमरावती शहर में चलने वाले 80 आरओ प्लांट को सील कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद इन दिनों मनपा की नज़र बचाकर चोरी छिपे तरीके से कई स्थानों पर आरओ वाटर की बिक्री का व्यवसाय शुरू है, ऐसी जानकारी सामने आई है। पता चला है कि जो आरओ प्लांट मनपा के बाजार परवाना विभाग के पास पंजीकृत थे, मनपा प्रशासन द्वारा उन्हें तो बंद करा दिया गया, लेकिन कई आरओ प्लांट ऐसे भी हैं जो मनपा के पास पंजीकृत नहीं हैं। ऐसे गैर पंजीकृत आरओ प्लांट द्वारा इस समय भी अपना व्यवसाय शुरू रखा गया है। वहीं दूसरी ओर मनपा पार्षद तुषार भारती ने अन्न व औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त को एक पत्र जारी करते हुए ठंडे व्यवसाय के पानी के संदर्भ में अन्न व औषधि प्रशासन विभाग की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा यह कहते हुए आरओ प्लांट को सील लगाकर बंद करने का आदेश जारी किया गया कि इस पानी को बेचने से पहले अन्न व औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एनओसी प्रदान की जाए, लेकिन अन्न व औषधि प्रशासन को केवल बोतलबंद पानी को ही एनओसी देने का अधिकार है और खुले पानी की बिक्री का मामला इस विभाग के अंतर्गत नहीं आता। ऐसे में अन्न व औषधि प्रशासन विभाग द्वारा इस मामले में अपनी भूमिका तुरंत स्पष्ट की जाए, क्योंकि इस व्यवसाय पर शहर के सैकड़ों लोगों का उदर निर्वाह निर्भर करता है। यवतमाल जिला निवासी सीताराम हिरेवाले व निर्मला इंगोले नामक दंपति का विवाह 65 वर्ष पूर्व सन 1955 में खंडाला में हुआ था। उस समय सीताराम 15 वर्ष के और निर्मला 6 वर्ष की थी। उनके पास उस समय हुए अपने विवाह की कोई यादें फोटो या वीडियो की शक्ल में नहीं थी, क्योंकि तब ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। वहीं आज 65 वर्ष बाद सीताराम हिरेवाले 81 वर्ष के हो गए हैं और उनकी पत्नी निर्मला अब 72 वर्ष की हैं। साथ ही उनके परिवार में बेटे और नाती पोते भी हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर अपने परिवार के मुखिया निर्मला व सीताराम हिरवाले के विवाह की 65वीं वर्षगांठ बड़े अनूठे ढंग से मनाने का नियोजन किया और दोनों को दूल्हा दुल्हन के रूप में सजाते हुए उनका एक बार फिर विवाह कराया गया। इस विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन को तेल व हल्दी लगाई गई और उनकी सप्तपदी भी आयोजित की गई। पूरी परंपरा एवं विधि विधान के साथ आयोजित इस विवाह समारोह में निमंत्रण पत्र प्रकाशित करते हुए 50 लोगों को आमंत्रित किया गया। सभी ने इस बुजुर्ग जोड़े को विवाह की 65वीं वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं दी। जून से अक्टूबर माह के दौरान पश्चिम रिजर्व यानी अमरावती संभाग में अतिवृष्टि व बाढ़ सदृश हालात की वजह से खेती किसानी का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, जिसकी एवज में सरकार की ओर से नुकसान भरपाई दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अमरावती संभाग में अब तक राजस्व प्रशासन द्वारा 85% सहायता राशि का वितरण किया जा चुका है और करीब 4.5 लाख किसानों के बैंक खातों में 224 करोड़ रुपये जमा कराए जा चुके हैं। वहीं अब 38 करोड़ रुपयों का वितरण होना बाकी है।
संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा 26 अक्टूबर से 2 नवंबर के दौरान ली गई 218 परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं इस समय केवल 58 परीक्षाओं के परिणाम घोषित होना बाकी हैं, जिन्हें इसी सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। इस लिहाज से परीक्षा विभाग द्वारा तमाम आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ ने अंतिम वर्ष की परीक्षा मूल्यांकन व परिणाम आदि प्रक्रिया को पूर्णत्व तक पहुंचाया। वहीं इस परीक्षा से दूर रहने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सत्र के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने का नियोजन एवं तैयारियां शुरू किए गए हैं। विद्यापीठ अंतर्गत ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 1,20,000 के आसपास बताई गई है। अंतिम वर्ष के परिणाम घोषित करने का काम जारी सप्ताह में समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद पहले 4 सत्रों की परीक्षा से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा का स्वरूप, मूल्यांकन एवं परिणाम की पद्धति कैसे रहेगी, इसे लेकर विद्वत परिषद, परीक्षा मंडल एवं व्यवस्थापन परिषद की मान्यता लेते हुए परीक्षा से संबंधित नियोजन शुरू किया जाएगा। प्रतिवर्ष छठ पर्व पर स्थानीय छत्री तालाब परिसर में उत्तर भारतीय समाज, विशेषकर बिहारी समाज द्वारा डूबते हुए सूरज को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों के चलते छठ पर्व मनाने वाले लोगों ने छत्री तालाब पर बिल्कुल भी भीड़भाड़ नहीं करने का निर्णय लिया और यहाँ पर बमुश्किल 3 या 4 जोड़ों ने उपस्थित रहकर प्रतीकात्मक तौर से सामूहिक छठ पर्व मनाया। वहीं शहर में रहने वाले तमाम बिहारी एवं उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य प्रदान करते हुए छठ माता का पूजन किया। इसके बाद शनिवार की सुबह अब उगते हुए सूरज को अर्घ्य प्रदान करते हुए नहाए खाए वाला यह छठ पर्व मनाया जाएगा एवं छठ माता का पूजन किया जाएगा। स्थानीय गाड़गे नगर एवं राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने इन दिनों कहर बरपा कर रखा हुआ है। इन दोनों थाना क्षेत्रों में बंद घरों के तालों को तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया है। गाड़गे नगर थाना क्षेत्र में आने वाले अक्षय कॉलोनी में रहने वाले चापके के बंद घर को निशाना बनाकर चोरों ने 48,000 रुपये के सोने चांदी के आभूषण उड़ा लिए। वहीं राजापेट थाना क्षेत्र अंतर्गत विजयनगर में रहने वाले राजेंद्र चौहान के बंद घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए करीब 1,44,500 रुपये के सोने चांदी के आभूषण व नगद राशि चुरा ली। बुल्डाना के वरुड़ रंगप्पा गांव में रहने वाले 27 वर्षीय युवक जितेंद्र सबकाल की पत्नी को गांव में ही रहने वाला जनार्दन बार बार अपने मोबाइल से कॉल किया करता था। साथ ही इस बात को लेकर गाँव में तरह तरह की चर्चाएँ चल रही थी और जितेंद्र की बदनामी हो रही थी। इस बात से आहत होकर जितेंद्र सबकाल ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खलार फाटे पर 2 अवैध देशी शराब विक्रेताओं को पुलिस ने दबोच कर मोटरसाइकिल से देशी शराब की 9 पेटियों सहित कुल 85,920 रुपये का माल जब्त किया। खलार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल से वाठोड़ा शुक्लेश्वर में 2 लोग अवैध देशी शराब लेकर जा रहे हैं, जिसके आधार पर नरेश थोरात व राहुल थोरात नामक अवैध शराब विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया। शहर पुलिस आयुक्तालय परिसर में आज दोपहर उस समय जबरदस्त हड़कंप मच गया जब एक दिव्यांग दंपति ने पुलिस आयुक्तालय परिसर में पहुंचकर आत्मदहन करने का निर्णय लिया। इस बात की पूर्व सूचना समय रहते मिल जाने के चलते फ्रेजरपुरा पुलिस ने पुलिस आयुक्तालय परिसर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाकर रखा था और जैसे ही यह दिव्यांग दंपति पुलिस आयुक्तालय परिसर पहुंचे, उसी समय पुलिस कर्मियों ने इन्हें तुरंत पकड़ लिया और पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंकी के पास बातचीत करने हेतु ले जाया गया। पता चला है कि इस दिव्यांग दंपति का उनकी विकलांगता के चलते कई लोग मजाक उड़ाया करते हैं और उनसे गाली गलौज करते हैं, जिनके खिलाफ शिकायत दिए जाने के बावजूद गाड़गे नगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे निराश होकर इन लोगों ने आयुक्तालय परिसर में पहुंचकर आत्मदहन करने का निर्णय लिया था। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।